जी जनाब, तो आज हमने करना है चैप्टर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब होता है सर हमारे पास में कोई ऐसी चीज जिसको कि हम स्टॉक बोल सकते हैं, यानी कि स्टॉक जिसको आप बोलते हैं वो क्या है? इन्वेंट्री है। अब ये जो इन्वेंट्री है ये किस तरीके से होती है, कितने कितने प्रकार की होती है, वो हमारे को देखना है। तो आप लोग बनाइएगा मेरे साथ में। मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। कितने प्रकार की इन्वेंट्री है हमारे पास में? हमारे पास में हम इसको बाइफरकेट करते हैं सर दो पार्ट्स में सबसे पहले, और फिर उन दो पार्ट्स का हम क्या कर देते हैं? अलग अलग। एक पार्ट को हम फर्दर चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक, ये कर दिया मैंने। चार एरो फर्दर निकाल दीजिए आप, और रिमेनिंग जो है हमारे पास में उसके लिए आप दो एरो निकाल दीजिए। वैसे मैं क्या करता हूं, मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। हाँ, अब ठीक है, क्योंकि उधर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा था। हाँ जी, ये एक एरो, ये दो एरो, तीसरा एरो और चौथा एरो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास में सबसे पहली क्या चीज होती है सर? सबसे पहली चीज होती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है जी। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो हमारे पास में दो चीजें होती हैं हमारे स्टॉक के तौर पे। क्या? एक तो वो जिसका कि हम बिजनेस करते हैं, यानी कि ट्रेडेड गुड्स, जिनका कि हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, और दूसरा है अदर्स। अदर्स में क्या आ जाता है? जैसे सर हमारे पास में होती है क्या? स्टेशनरी। ठीक है जी, हमारे पास में क्या होते हैं सर? कार्टून्स। ठीक है जी, कार्टन्स, कार्टून्स नहीं कार्टन्स। ओ मैंने कार्टन्स कार्टून ही लिख दिया, डबल एन की जगह सिंगल एन, कार्टन्स, जिसके अंदर की हम सामान पैक करते हैं। ठीक है, कोई रैपिंग पेपर भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके की हमारे पास में, इस तरीके की हमारे पास में क्या होती है? ये कुछ इन्वेंट्री होती है, यानी कि जिन चीजों को हम बेचेंगे और उन चीजों को हम किन चीजों के साथ बेचेंगे, यानी कि उसकी पैकिंग का सारा सामान वो हो सकता है हमारे पास। ठीक है सर, अब इसमें तो मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास में होती है सर तीन चार तरीके की। पहले तीन तरीके की समझेंगे हम। पहले तीन तरीके में सर हमारे पास में रॉ मटेरियल। ठीक है, पहले लिख लो फिर बताता हूं। रॉ मटेरियल, फिर है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और चौथा वही अदर्स। पहले रॉ मटेरियल का मतलब समझ लेते हैं। रॉ मटेरियल है सर, हम क्या है? हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करेगी? सामान बनाएगी। सामान बनाएगी, सामान बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा सर? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। मैं बाजार से रॉ मटेरियल परचेज करके लेकर के आया। ठीक है सर, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास रखता हूं। अच्छा, एक तरीके का तो वो हो गया। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है? कि सर हमारे पास में कोई ऐसा सामान है जो कि फिनिश्ड गुड्स भी नहीं है, यानी कि फिनिश्ड गुड मतलब जो तैयार भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है, उसके ऊपर काम अभी चल रहा है, उसके ऊपर काम अभी चल रहा है, ऐसा कोई मटेरियल है, प्रोसेस में है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अभी ये काम चल रहा है, उसका स्टॉक, यानी कि ना ये रॉ मटेरियल है और ना ही ये फिनिश गुड्स है, यानी कि ये क्या है? हमारे पास में बीच में कहीं लाई कर रहा है। और फिनिश गुड्स क्या होती है? तैयार माल। तो तीन तरीके का यहाँ पे मेरे पास में स्टॉक होता है। और अदर्स के अंदर क्या आ जाता है? जैसे कि मेरे को ऑयलिंग ग्लीवेंजिंग करनी पड़ती है अपनी प्लांट एंड मशीनरी की,
है ना। तो उस चीज का भी कुछ मैं क्या नाम है अमाउंट अपने पास में रखता हूं, उस चीज का स्टॉक भी मैं कुछ अपने पास में रखता हूं। तो जैसे मेरे पास में स्पेयर पार्ट्स हो गए, मेरे पास में क्या हो गए सर, स्पेयर पार्ट्स हो गए। कुछ ऑयलिंग और ग्लिवेंजिंग के लिए कोई भी मटेरियल हो गया, ग्रीस हो गया मेरे पास में, लूज टूल्स हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की इन्वेंट्री क्या होती है मेरे पास में होती है, ये हमने देखा। ठीक है सर। अब हमारे को, सर हाँ जी सर एक बार ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बीच में मतलब इसको डिफरेंस, थोड़ा। हाँ अरे जी। सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं सामान बनाता हूं और बना करके आपको दे देता हूं कि जाओ जी इसको बेचो। तो जो आपको अपने आसपास वो दुकानदार दिखाई देती है ना, दे आर नोन एज ट्रेडर्स। और जो ओके आपको इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाई देती है ना, दे आर मैन्युफैक्चरर्स। सिंपल। ओके सर। जो सामान बनाने वाले हैं वो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बेचने वाले हैं वो आगे फर्दर वो ट्रेडर्स है। ट्रेडर्स हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब हमारे पास में है नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जरूरत क्या है हमारे को इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने की? सर बिल्कुल जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे को ट्रू इनकम अर्न, हमने कितनी इनकम अर्न की थी ये हमें पता लग जाता है। हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है ऑफ एंटिटी, यानी कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी लिक्विडिटी है हमारे पास, ये पता लग जाता है। यानी कि हमारा कितना स्टॉक रेगुलरली बिक रहा है, एनकैशमेंट हो रही है, कैश क्या नाम है, लिक्विडिटी उसकी कितनी है का मतलब ये कि कितनी एनकैशमेंट हो रही है, कितनी कितनी कन्वर्जन हो रही है। सामान ला करके अपने पास रख लूं और ये चेक ना करूंगा कितने टाइम में वो बिक रहा है, तो काम खराब है ना। और दूसरा, ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की रिक्वायरमेंट भी है कि हम अपनी इन्वेंट्री को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहें। ठीक है जी। अच्छा, अब सर जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। क्या ध्यान देना है सर हमारे को? सर हमारी क्या इफेक्ट्स होते हैं रॉन्ग वैल्यूएशंस के? यानी कि अगर हम अपनी इन्वेंट्री को रॉन्ग इवेल्युएट कर लें तो उसके हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या क्या नाम है जो देखे जा सकते हैं इफेक्ट, वो हमें चेक करने हैं। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक की बात करता हूं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आप कहां पे लिखते हो? सर क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अगर ये हमारे को अगर ये हमारे को एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड मतलब था 500 रुपए का और लिख दिया कितने का, 700 रुपए का। था कितने का, 500 का, और लिख दिया बुक्स में 700 रुपए का। तो इफेक्ट क्या होगा? अब सोच करके देखना, ये इनकम की तरह ट्रीट हो रहा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है। यानी कि अगर हमने इनकम को ओवर वैल्यूएटेड कर रखा है तो उससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर हमारे प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड या ओवर वैल्यूड ही माने जाएंगे। भाई इनकम का प्रॉफिट के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और एक्सपेंस का जो नेट प्रॉफिट के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये आप लोगों को मालूम ही है ना। तो सर अगर हमने इनकम को ओवरस्टेट कर रखा है, यानी कि ज्यादा लिख रखा है, तो प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा ही दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या फिर स्टॉक ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है हमारे पास में? हमारा एक करंट एसेट भी होता है। तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड भी हायर करंट एसेट्स शो कर रही होगी। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो एसेट साइड बढ़ी हुई मिलेगी। इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी, यानी कि हमें पता लगेगा कि हमारी जो लिक्विडिटी है वो जरूरत से ज्यादा ही हाई है। ठीक है जी। तो हमने इफेक्ट ऑन प्रॉफिट देखना है, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट देखना है, और इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी देखना है। ये हमारा था किसके साथ में? क्लोजिंग स्टॉक के साथ में। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडरस्टेटेड हो, यानी कि कम लिखा गया हो, असल में था तो 500 और लिख दिया हमने 300। ठीक है जी। तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो प्रॉफिट हमारे पास में क्या होगा? कम होगा। भाई
इनकम साइड पे लिखा जाता है ये। तो अगर इनकम का इनकम के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इनकम अगर हम उसको मान लें तो इनकम का नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकम बढ़ती है तो बढ़ता है, घटती है तो घटता है। तो सर अगर इनकम कम दिखाई गई है तो नेट प्रॉफिट पे भी इफेक्ट क्या पड़ेगा सर, नेट प्रॉफिट भी हमारा कम ही आएगा। अच्छा, हमारे पास में बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाई देगा, जितने का हमारा स्टॉक है उससे कम पे दिखाई देगा, यानी कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो लोअर वैल्यू पे दिखाई देंगे। ठीक है जी, क्योंकि करंट एसेट के अंदर एक एसेट क्या है, स्टॉक है, और उसका गलत वैल्यूएशन कर दिया गया है, और लिक्विडिटी भी हमारी लो ही दिखाई देगी। ठीक सर, ओपनिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमें क्या सोचना है कि ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाई देता है। सर ओपनिंग स्टॉक हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाई देता है, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड दिखाई देता है। ठीक है सर, अगर डेबिट साइड पे दिखाई देता है तो आप इसको क्या मान करके काम करो सर, एक्सपेंस मान के काम करेंगे हम। एक्सपेंस मान के काम करेंगे तो क्या चलेगा, अगर एक्सपेंस ओवर स्टेटेड है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाई दिए हैं, तो हमारा प्रॉफिट क्या दिखाई देगा, हमारा प्रॉफिट कम। हायर द एक्सपेंस रिजल्ट टू लोअर द नेट प्रॉफिट्स, ये बात मानते हो? हाँ सर मानते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टेटेड, यानी कि हमारे प्रॉफिट जो है वो कम दिखाई देंगे। सिमिलरली अगर ओपनिंग स्टॉक जो है वो अंडरस्टेटेड है, यानी कि कम दिखाया है, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या ओवर स्टेटेड दिखाई देंगे, यानी कि हमारे प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देंगे, असल में उतने हैं नहीं। सर ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट बैलेंस शीट और लिक्विडिटी पे क्यों नहीं पड़ता, आप खुद बताओ। सर क्या ये बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक एज अ करंट एसेट दिखाई देता है? नहीं सर, वो तो लास्ट ईयर का पार्ट था, और अगर बैलेंस शीट में नहीं तो लिक्विडिटी के ऊपर कैसे? ठीक है, अच्छा जी, अब सुनो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ये कहता है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, कि आप अपनी दुकान पे जो सामान लिखेंगे, यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, वो आप लिखेंगे एट कॉस्ट और एट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, यानी कि जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू जितना उसका आ सकता है। सोच करके देखो, आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट है, आपने उसको कॉस्ट को किया हुआ है इनकर्ड, सर हमारे पास में मान लीजिए 500 रुपए, और वो बिक सकता है कितने में, 450 रुपए में, 450 में। आप कहोगे सर हमें तो लॉसेज आ जाएंगे। अरे आप लॉसेज के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए किस वैल्यू पे आप इसको रिकॉर्ड करें। तो उसको हम क्या कहेंगे, दोनों में से जो भी छोटा होगा, यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कम है, तो हम उसको उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जो दोनों में से कम होगा, कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू, जो दोनों में से कम होगा उसके हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। ठीक जी, अच्छा, अब सर कहता है कि जो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है वो क्या है, यानी कि हम कैसे निकाल सकते हैं कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो हमारे को दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी। हम कैसे निकाल सकते हैं कॉस्ट को, तो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट क्या है ये हमारे को देखना है। देखिए जी, इसके लिए भी जरा बनाइएगा मेरे साथ में। हाँ जी बच्चों, तो कॉस्ट को हमने ना इस तरीके से डिवाइड किया। क्या क्या डिवीजन किया हमने सर, हमने ना कॉस्ट का 3 चीजों में डिवीजन किया। पहली तो है हमारे पास में परचेज कॉस्ट, ठीक, दूसरी है सर कन्वर्जन कॉस्ट, और तीसरी है अदर कॉस्ट। पहली क्या, परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट के अंदर क्या आता है सर, परचेज प्राइस आता है। अच्छा, परचेज कॉस्ट को ना मैं एक चीज में डिफाइन करूंगा और आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं और मैं सामान को रॉ मटेरियल से परचेज करके लेकर के आ रहा हूं, यहाँ पे मैंने ना 3 कॉस्ट लिखी हुई है। क्या 3 कॉस्ट लिखी हुई है, अब आप खुद सोच करके देखना। एक तो परचेज कॉस्ट और एक कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट से क्या पता लगता है तुम्हारे को कि मैं इसको चीज को कन्वर्ट कर दूंगा किसी दूसरी फॉर्म में। दैट मीन्स आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर।
इज इट क्लियर टू यू? ये तो बात है ही, क्योंकि ट्रेडर की कॉस्ट निकालना बहुत आसान काम है। ट्रेडर की कॉस्ट क्या है सर? सर ट्रेडर की कॉस्ट है वो परचेज करके लेके आया, उसने जितना फ्रेट पे किया वो, दैट्स इट, बात वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उसको एज इट इज बेच देगा। दिक्कत कहाँ आती है, परेशानी कहाँ आती है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर परेशानी तब आती है सर जब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आप एक सोचना, फैक्ट्री के अंदर सामान लाने तक के खर्चे, फैक्ट्री के अंदर सामान लाने तक के खर्चे, फिर फैक्ट्री के अंदर सामान बनाने के खर्चे, और फिर उसके बाद उसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक चीजें हमने करनी है तो उस टाइप के खर्चे। लेकिन ये तीनों खर्चे एक चीज तक ही रहेंगे कि हमारे को जो है ना, इसको प्रोडक्शन के बाहर नहीं लेके जाना, प्रोडक्शन से बाहर नहीं लेके जाना, बस ये देख लेना। तो मैं समझाता हूं तुम्हारे को किस तरीके से। परचेज कॉस्ट के अंदर क्या आता है? परचेज कॉस्ट के अंदर आता है सर पहले तो जिस पे हमने इसको परचेज किया है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी टैक्स एंड ड्यूटीज जो हमने इसको लाने के लिए, खरीदने के अंदर ऊपर से और पे किए हैं। जैसे लेट से मैं ये एक एग्जांपल देता हूं कि सर मैंने ना ऑक्ट्रॉय कुछ पे किया, बाहर से सामान मंगाया और उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे की, ठीक है जी। फॉरेन से आई थी ये चीज मेरे पास में जहाज पे लोड हो करके, और मैंने उसके अंदर क्या नाम है, उसके लिए कुछ टैक्सेस पे किए, और ये टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है और नॉन क्रेडिटेबल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं इनको अपनी गुड्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता सेल वैल्यू पे। अब ये एडजस्टेबल टैक्सेस कौन से होते हैं और नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस कौन से होते हैं, इस चीज का ज्ञान आपको हो जाएगा सर टैक्स के पेपर में, सीए इंटर के अंदर। मैं ज्यादा यहाँ पे बात करूंगा नहीं इसके बारे में, ठीक है सर। टैक्सेस एंड ड्यूटीज जिसको कि हम रिफंड नहीं ले सकते, जिसका कि हम क्रेडिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट नंबर है जी फ्रेट इनवर्ड का। मैंने सामान को लेकर के आया, रिक्शा किराया दिया होगा ना, या कोई टेम्पो ट्रैक्टर या जो भी ट्रॉली में मैं लेकर के आया हूं उसका मैंने किराया दिया होगा, तो वो किराया भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक सर। अगर मैंने ट्रांजिट का कोई इंश्योरेंस करवाया था, याद है हमारे पास में हमने चैप्टर किया था अपने पास में कंसाइनमेंट, उसके अंदर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नेचर के खर्चे थे, उसके अंदर ट्रांजिट इंश्योरेंस भी आता था और बाइंग कमीशन भी आती थी। यानी कि सामान को लेकर के आने के लिए अगर मैंने इसका ट्रांजिट के अंदर, यात्रा के दौरान मैंने अगर कोई इंश्योरेंस करवाया, वो भी ऐड हो जाएगा इसकी कॉस्ट के अंदर। बाइंग कमीशन मतलब मैंने किसी पर्सन से, मेरे को ना रॉ मटेरियल का जो सप्लायर था ना, डायरेक्टली डील नहीं कर सकता था मैं उससे, बहुत बड़ा आदमी था, तो मैंने किसी छोटे बंदे को पकड़ा, किसी कमीशन एजेंट को पकड़ा और उसको कमीशन पे की, तो वो भी मेरी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो गया। तो परचेज कॉस्ट के अंदर सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज ही नहीं होती, बहुत सारी और चीजें भी होती, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी होते हैं, वो यहाँ पे लिखे नहीं है, लिख लेना अपनी कॉपी में। अच्छा जी, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। सिंपल सी बात है, कॉस्ट मेरी डिक्रीज हो जाती है सर इनसे, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, सिंपल। तो परचेज कॉस्ट के अंदर किसी भाई बहन या माता को कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को जल्दी से अभी के, नहीं तो मैं आगे चलूं, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट है हमारे पास में, कन्वर्जन कॉस्ट है सर हमारे पास में जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इन कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से मतलब क्या? डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट कॉस्ट 2 तरीके की है, एक तो फिक्स्ड ओवरहेड हो गए, जैसे मेरे को फैक्ट्री का रेंट पे करना ही करना है, वो फिक्स्ड है जी। और वेरिएबल ओवरहेड क्या है? जो प्रोडक्शन के साथ साथ कॉस्ट मेरी घटती या बढ़ती रहती है, यानी कि अगर मैं 10 यूनिट बनाऊंगा किसी भी प्रोडक्ट के, तो मेरे को एक ही पर्सन चाहिए बनाने के लिए, लेबर, ठीक है जी, एक ही लेबर चाहिए। और अगर मैं ज्यादा यूनिट्स बनाता हूं तो मेरे को ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, ज्यादा लेबर चाहिए होगी। सर वो तो आप ऑलरेडी डायरेक्ट लेबर के अंदर कवर कर चुके हो। आप कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी कॉस्ट मान सकते हो जो कि वेरिएबली घट या बढ़ रही है प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने के साथ, तो ये होती है सर हमारे पास में कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का क्या मतलब है? कभी कभी आप जाते हो मार्केट में, आपको किसी का कुछ सामान पसंद आता है ना, मान लो आपको ना, आप फर्नीचर की दुकान पे गए,
फर्नीचर की दुकान पे आप गए तो आपने बोला सर हमारे पास में हमारे को ये ना तीन सीट वाला जो सोफा है ना, तीन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्पेस है ना अपने घर के अंदर, वो स्पेस क्या है, छोटा है थोड़ा सा, तो हमारे को ना 2 सीट वाला चाहिए, चाहिए ऐसा ही, चाहिए ऐसा ही। तो वो दुकानदार क्या कहता है अच्छा ठीक है, मैं इसको 3 से ना 2 में कन्वर्ट करवा देता हूँ, स्पेसिफिक डिजाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं एज पर कस्टमर स्पेशल डिमांड। होता है ना कभी कभी ऐसा। तो इसके अंदर अदर कॉस्ट, अब आप देख रहे हो यहाँ तीनों कॉस्ट के अंदर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बाहर नहीं गया हूं। मैंने यहाँ पे एक बार भी नहीं लिखा कि सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेल्समैन की कमीशन, नहीं सर, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करना। आप सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित रहना। प्रोडक्शन कॉस्ट की कॉस्ट तक जितनी भी कॉस्ट आती है ना सर, वो सारी की सारी कॉस्ट हमारी कॉस्ट है, जब तक ये सामान बन करके तैयार नहीं हो जाता। सर आप हमें कॉस्ट बढ़ा क्यों रहे हैं, हम तो इतना मशगूल हो गए समझ ही नहीं पाए कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हो। अरे बच्चों, मेरे प्यारे नालायक बच्चों, मैंने क्या बोला था कि हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते हैं, किस वैल्यू पे, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस। तो फेयर मार्केट वैल्यू तो दी होगी सर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट आपको निकालनी होगी, तो ये है सर हमारे पास में कॉस्ट। इन सबको मिलाकर के हम कॉस्ट कहते हैं, चाहे आपके पास में लिखा है चाहे नहीं लिखा मॉड्यूल के अंदर आपकी बुक के अंदर, लेकिन सर ये चीजें हैं वो। और अगर अच्छा सा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कॉस्ट के अंदर ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। डन सर, बना लिया था आप लोगों ने ये डायग्राम? ठीक है सर। जी जनाब। सर एक बार ये कन्वर्जन कॉस्ट दोबारा बता दो। कन्वर्जन कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री के अंदर लगती है। देख, परचेज कॉस्ट वो हो गई जो मैं परचेज करके लेकर के आया, जिसको उसके लिए परचेज करने में मेरे को जितने भी खर्चे करने पड़े, उसके बाद में अब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बनाऊंगा, मैं उस सामान को बना रहा हूं। अब बना रहा हूं तो सर मेरी कुछ ना कुछ कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, और कन्वर्जन कॉस्ट को मैंने डिवाइड किया यहाँ पे 2 वैल्यूज के अंदर, नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो लेबर इस सामान को बना रहा है उसकी जो मैं क्या नाम है वेजेस पे कर रहा हूं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट नहीं है जो आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में बनाते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड फिक्स्ड या वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट को ओवरहेड भी कहते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड फिक्स्ड या वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स के अंदर क्या आ गया, जैसे फैक्ट्री का रेंट, मैंने बोला कि वो तो फिक्स्ड है जी, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ चाहे 10 यूनिट बनाओ, आपकी फैक्ट्री का रेंट तो उतना ही जा रहा है। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपकी यूनिट्स के हिसाब से घटते या बढ़ते हैं। यानी कि आपने कह दिया कि हमारे पास में हमारे को 500 यूनिट बनानी है, मान लो हमें 500 यूनिट बनानी है तो बिजली का बिल कुछ अलग आएगा। और अगर हमारे को 5000 यूनिट बनानी है तो बिजली का बिल कुछ और आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कुछ और आएगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारी वेरिएशंस के साथ में घट या बढ़ रहा है। ठीक है जी, समझ में आया आपको? चलें आगे। यस सर। ओके सर। अब सर आपने कॉस्ट तो बढ़ा दिया और हमें ये बोल दिया कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। इसको भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर। चलो जी, हम क्या कहते हैं सर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें अनुमान है इतने का ये सामान बिक जाएगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें अनुमान है कि ये सामान इतने का बिक जाएगा, उसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सर सेलिंग एक्सपेंसेस क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन को तो हम कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी ले चुके थे ना। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास में क्या है कि हमने जितने भी सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस करने हैं वो हमने माइनस कर देने हैं। और साथ में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज, कोई टास्क पूरा नहीं हुआ होता, कोई टास्क पूरा नहीं हुआ होता और उसके अंदर उस टास्क को पूरा करने के लिए उसकी कंप्लीशन कॉस्ट लगती है। जैसे ये एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास में ना जीन्स है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जीन्स है, आपने सीधी सीधी जीन्स बना ली, ठीक है जी, जीन्स बन गई। अब जीन्स की पैंट्स के अंदर ना आजकल वेरिएशन आते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो वो फटी हुई चाहिए, हमें तो ना वो रिप्ड जीन्स चाहिए, ठीक है जी। तो अब उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। तो अभी ऑलरेडी ऑल्दो ये हमारा जो चीज था ना, ये जो हमारा सामान था,
ये सामान क्या था, हमारा फिनिश गुड्स की तरह ही था, हमने तो अपनी तरफ से प्रोडक्शन पूरा कर दिया, लेकिन कस्टमर को ये चीज समझ नहीं आ रही। कस्टमर कहता नहीं मेरे को तो वही वाली रिप्ड जींस चाहिए, तो मेरे को फर्दर इसको रिप्ड करवाने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर और करने पड़ेंगे ना। यानी कि अब ये क्या बन गया, अब ये फिनिश गुड्स नहीं रहा, अब ये वर्क इन प्रोग्रेस रह गया कि अभी भी थोड़ा सा काम एज पर कस्टमर डिमांड मेरे को इसके अंदर और करना था। तो वो क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर कोई कॉस्ट है उसके कंप्लीशन के ऊपर और फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो वो भी उसके अंदर से माइनस कर दो। तो कहने का क्या मतलब है सर, सेल में से अगर आप माइनस कर देते हो कॉस्ट को, दोनों तरह की कॉस्ट को, तो हम क्या मान लेते हैं जी, वो हमारी नेट वैल्यू आ जाती है, जिसको कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे पास में ये क्या आती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि इतनी इसकी वैल्यू है। अच्छा जी, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें पता लग गई, एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमें पता लग गई, इन दोनों का लोअर जो भी है वो हमारे को लिखना है। और मान लो जैसे कि मैं ये बोल देता हूं कि हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 50 रुपए, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो है इसकी 30 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे सर, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, दोनों का लोअर यानी कि 30 रुपए। ठीक जी। अच्छा, अब कृपया ध्यान दें, इन्वेंट्री के ना कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं इन्वेंट्री का, इसी तरीके से ऐसे ही नहीं कर लेते। हमारे पास दो सिस्टम है, क्या सिस्टम है हमारे पास में, दो। एक तो है सर पीरियोडिकल, एक है परपेचुअल। ठीक है, एक है पीरियोडिकल और एक है परपेचुअल। दोनों में क्या डिफरेंस है, देसी हिसाब। सर पीरियोडिकल जो होता है ना हमारे पास में, जो हमारी पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम है, एक टोटल टाइम पीरियड लो, उस टाइम पीरियड के बाद में, वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, वो 3 महीने भी हो सकता है, वो 10 दिन भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है। एक प्रॉपर टाइम पीरियड लो, और उस टाइम पीरियड के बाद में जितनी भी सेल या परचेज हुई है, कोई रिकॉर्ड मत रखो उसका, सेल परचेज का कोई रिकॉर्ड मत रखो कि कितना सामान आया था, कितना सामान गया है। ये सिस्टम क्या कहता है, कहता कोई भी कुछ में मत पूछो, एक काम करो कि जितनी सेल हुई है और जितनी परचेज हुई है, उसके बाद में जो भी सामान बच गया होगा वो वही होगा ना, कोई ले थोड़ी गया होगा उसको। तो ये सिस्टम कहता है पीरियोडिकल वाला कि एक टाइम पीरियड लो और उसके बाद में जितना भी सेल और परचेज है उसको इग्नोर करो, और जो बचा हुआ है उसी को अपना क्लोजिंग स्टॉक मान लो, यानी कि उसको अपनी इन्वेंट्री मान लो। अब मन गवाही देगा इस चीज का, सर ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी, पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम लोगों को मान ही लेना है। यानी कि हम क्या मान के काम कर रहे हैं, हम ये मान के काम कर रहे हैं कि जो हमारा स्टोर कीपर है ना, बड़ा ही अच्छा आदमी है, वो चोरी नहीं कर सकता। एक्चुअली हम खुद ही स्टोर कीपर है, यानी कि मालिक भी हम खुद ही है, स्टोर कीपर भी हम खुद ही है। हमारी दुकान पे कोई छोटू भी नहीं आता, कोई कस्टमर भी अंदर नहीं घुसता, छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, छोटी होगी, तो हम पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। जबकि परपेचुअल सिस्टम के अंदर पता क्या होता है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। और परपेचुअल सिस्टम के अंदर क्या होता है सर, आपको सारी सेल और परचेज की रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कि कब सामान आया, कब सामान गया, कितने सामान, कितने का सामान आया और कितने का सामान गया, इस सारे की रिकॉर्डिंग हमें रखनी है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक स्टोर कीपर बिठाया हुआ है, और स्टोर कीपर के पास ना जनरल मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, अपनी रिक्विजिशन भेजता है। रिक्विजिशन भेजता है कि सर स्टोर कीपर जी जरा इतने यूनिट रिलीज करना। यानी कि अब आप देख रहे हो प्रोडक्शन मैनेजर कोई और है और स्टोर कीपर कोई और है, बड़ी है ये ऑर्गेनाइजेशन। परपेचुअल सिस्टम काम करता है यहाँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से है हमारे पास में। अच्छा, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना देखने वाला, बाकी सब तो आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंसेस। यहाँ पे जो एक देखने वाली चीज है ना, वो ये वाली है, ये टेक्निकल पॉइंट है। कहाँ गया, हाँ ये वाला, इस पॉइंट को पढ़ते हैं एक बारी, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स
एज गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री आर एज्यूम टू बी सोल्ड। बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? जब हम एक विश्वास पे चल रहे हैं कि हमारा जो स्टोर कीपर है वो बहुत अच्छा इंसान है, तो उसने हमें किसी दिन अगर ये नहीं बताया कि सर गोदाम में आग लग गई थी, अगर उसने हमें ये नहीं बताया कि गोदाम में आग लग गई थी और कुछ स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया था, तो हम क्या मान लेंगे इसको? हम मान लेंगे कि सर ये सामान बिक गया होगा, क्योंकि वो जो आग लग चुकी थी उसके अंदर या लॉस हो चुका था गुड्स, वो वहां प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्या मान लेते हैं? सेल मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत है ना, यहाँ पे दिक्कत है इस सिस्टम के अंदर। ये दिक्कत है कि सर लॉस ऑफ गुड्स को आप एक एबनॉर्मल लॉस की तरह से मानो, उसकी ट्रीटमेंट करो, लेकिन नहीं, आप तो विश्वास पे चल रहे हो पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर कि जो वहां पे नहीं अवेलेबल है वो बिक गया होगा। तो आपके जितने भी लॉसेज हैं, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू क्या नाम है फायर या ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होता है, लीकेज विकेज चोरी वोरी, सब सारी की सारी चीजें कहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगी? सेल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो हम क्या बोलते हैं सर? हम कहते हैं कि हमारे पास में ये चीज कहां पे आ जाएगी? देखो यार एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम क्या मान लेंगे? गुड्स जो लॉस्ट हुई है ना वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या सोच लेंगे? ये सेल हो गई होगी सर, डन, क्योंकि हमारी गाड़ी विश्वास पे चल रही। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, परपेचुअल सिस्टम के अंदर नहीं होता। परपेचुअल सिस्टम के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे एक स्टोर कीपर रखा जाता है जिसको की सारी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी होती है। जब सारी की सारी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेगा तो लॉस बाय फायर की भी रिकॉर्डिंग करेगा। यानी कि आपने उसको अपॉइंट किया था कि परचेज और सेल के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, ना वो परचेज हुई ना वो सेल हुई, तो उस चीज को भी वो बताएगा कि सर यहाँ पे लॉस बाय फायर हुआ था, इतने गुड्स उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो गए और कोई थेफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखा देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री includes loss of goods of all unsold goods are assumed to be in inventory। यानी कि हम क्या कहते हैं, ये चीज हमारी सेल के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, ये चीज हमारी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमें बताई जाएगी कि हाँ हमारे गुड्स जो थे वो लॉस्ट हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं, ऐसा नहीं मानेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं बनाएंगे हम उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में टेक्निक्स। अब ये टेक्निक्स क्या कहती हैं, इसको फटाफट से बना लेते हैं। टेक्निक्स एंड फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसको भी बनाना पड़ेगा, मत करो। यहां पे ना दो तरीके की कॉस्ट को हम बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए पहले बना लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास में ये हमने एक डायग्राम बनाया, क्या? टेक्निक्स एंड फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी कि किस टेक्निक के अंदर हम काम करते हैं। हमारे पास में दो मेथड है सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अब इसके अंदर फर्दर कुछ मेथड है। सबसे पहले है जी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये मेथड क्या है? ये मेथड है, ये हमें बोलता है कि सर जहां पे हमारी जो गुड्स है ना अलग अलग तरीके की हैं, यानी कि हम किस चीज, कैसे दुकानदार हैं या फिर हम कैसे मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर कैसे हैं या मैन्युफैक्चरर कैसे हैं, इस तरीके के हैं कि हम ना अलग अलग चीजों को अलग अलग स्टॉक में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो सर मेरे पास में बहुत सारी दालें होंगी, बहुत सारे चावल होंगे, बहुत सारी अदर चीजें भी होंगी, सबकी स्पेसिफिक गुड्स है। यानी कि मैं एक चीज का मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर नहीं हूं, मल्टीपल। ठीक है सर, ट्रेडर तो होते हैं, मैन्युफैक्चरर मल्टीपल चीजों के कैसे हो सकते हैं? बहुत सी चीजें होती हैं सर। आप बाबा सॉरी सेठ रामदेव को ही देख लो, है कि नहीं है? कितनी सारी चीजें हैं, तो कितनी सारी चीजों के मैन्युफैक्चरर हैं। अच्छा जी, दूसरा होता है हमारे पास में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ये चारों सिस्टम कहां काम करते हैं? ये चारों सिस्टम वहां काम करते हैं जहां पे एक ही तरीके का स्टॉक होता है, या फिर हर तरीके के लिए
हर एक स्टॉक के लिए इसको हर मेथड को अलग अलग फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूं जी कि मेरे पास में, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं खिलौनों का। अब खिलौनों का क्या स्टॉक है मेरे पास में? सिर्फ खिलौने ही है या फिर खिलौनों के अलावा और भी चीजें बनाता हूं? तो ये चीजें हैं हमारे पास में। अगर मैं एक से ज्यादा चीजें बनाता हूं तो मैं बाकी के 2 से लेकर के 5 तक के मेथड में यूज कर सकता हूं, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा चीजें मैं अगर एक ही टाइप की चीजें बनाता हूं तो 2 से 5 तक के मैं क्या नाम है मेथड को यूज कर सकता हूं। और अगर मेरे पास में अलग अलग हैं तो मेरे को फर्स्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारे पास में एडजस्टेड सेलिंग मेथड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में, जिसे कि रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ये क्या होते हैं ये थोड़े टाइम बाद पता लग जाएगा आपको। पहले सबसे पहले जो हमारे को देखना है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड देखना है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हमारे को क्या देखना है? सबसे पहले सर हमारे को ये देखना है, हमारे पास में ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। इसको क्या बोलते हैं सर? फीफो। और इसे बोलते हैं सर लीफो। ध्यान से सुनना सर, ये फीफो और लीफो क्या होता है? आपके पास में कोई पेरिशेबल नेचर की गुड्स हैं, यानी कि आप ट्रेडर हैं दूध के, आप ट्रेडर हैं अंडों के, ठीक है जी। तो उस केस में आप कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? फीफो सिस्टम फॉलो करेंगे, पेरिशेबल नेचर। क्यों? क्योंकि सर जो पहले आई हैं उसको पहले जाने दीजिए, पहले जो परचेज हुई हैं उसको पहले सेल होने दीजिए, कारण वो चीजें खराब हो जाएंगी अगर रुकेंगी तो। अच्छा, दूसरी चीज लीफो, ये कहां पे यूज होता है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समय के साथ साथ पुरानी होती जाती हैं। सर समय के साथ तो सारी चीजें पुरानी होती जाती हैं, एक्चुअली मैं कहना चाहता था समय के साथ साथ अच्छी होती जाती हैं। जैसे हमारे पास शहद होता है, मान लीजिए कि मैं शहद का कारोबार करता हूं, तो मैं अपने स्टोर कीपर को क्या कहता हूं? मैं अपने स्टोर कीपर को कहता हूं सर जो पुराना वाला शहद है ना उसको पड़े रहने देना, जो करंटली हमारे स्टॉक में आएगा ना उसको पहले बेच देना, यानी कि जो लास्ट में आया उसको फर्स्ट आउट कर दो, पहले बेच दो उसको, ताकि वो जो पहले आया था ना वो और पुराना होता रहे और फिर उसके अच्छे दाम हमें मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज के अंदर हमारे पास में एवरेज निकालना होता है, बहुत ही आसान है सारे अमाउंट्स के। ये हम चारों सिस्टम पहले सीखेंगे, ध्यान देना जी जरा मेरी बात के ऊपर। पहले हमारे पास में फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपके पास में इस तरीके का डाटा दिया हुआ है, आपके पास में इस तरीके का डाटा दिया हुआ है, ध्यान से देखना। यहां क्या बोलता है? कहता है एक मैन्युफैक्चरर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है रेडियो सेट्स की, ठीक है जी। और उसने इस तरीके से ये चीजें बनाई, मतलब इतने इतने यूनिट्स बनाए और इतने इतने इशू किए। इशू का मतलब क्या है सर? उसने सेल की है। ये रिकॉर्ड्स ऑफ इशू है और वो ऊपर वाला रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि उसने बनाया, ठीक है सर। आप इसको इन केस ऑफ ट्रेडर आप इसको परचेज भी कह सकते हैं। उसने क्या बनाया है? उसने सर 900 यूनिट्स बनाए, तब रेट था 50 रुपए, फिर 400 यूनिट 55 रुपए के हिसाब से, 300 यूनिट 55 रुपए के हिसाब से, फिर से 200 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से, और 800 यूनिट 4700 के हिसाब से। टोटल उसने 2600 यूनिट्स बनाए, जिसमें से कि उसने 500 यूनिट बेच दिए। सर कितने पे बेचे हमें नहीं पता, ना हमें कुछ करना है। क्यों सर? सर हमें ना प्रॉफिट नहीं निकालना। अगर आप सेल और परचेज के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये आपके प्रॉफिट्स आ जाते हैं, हमें प्रॉफिट्स नहीं निकालना। हम इन्वेंट्री चैप्टर कर रहे हैं, हमारे को उसके रियलाइजेबल कॉस्ट और कॉस्ट में से लोअर चुनना है, उस पर रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू दी ही नहीं हुई, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं हुआ। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सेल पे आप किस पे करेंगे? जो सर सिस्टम के हिसाब से हमारा बोलेगा उस हिसाब से, जो क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से करेंगे। तो हमने कितने रिकॉर्ड्स इशू किए, हमने कितने क्या नाम है ये मेरी रेडियो सेट जो है वो इशू किए हैं सर? 500 यूनिट्स, 600 यूनिट, 500 यूनिट और फिर टोटल 1600 यूनिट। अच्छा, अगर मैं कौन से सिस्टम के साथ में जाता हूं? पीरियोडिकल सिस्टम के साथ में जाता हूं। अगर मैं पीरियोडिकल सिस्टम के साथ में जाता हूं तो काम कितना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया सर?
मुझे कोई भी ये रिकॉर्ड तो फॉलो करने नहीं है, सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन्स लिखनी नहीं है, तो मैं सीधा सीधा बता सकता हूं कि सर मैंने 2600 यूनिट्स बनाए थे, 1600 बिक गए हैं और क्लोजिंग मेरे पास में पड़े हुए हैं 1000 यूनिट्स। ये क्या, ये मैं कर रहा हूं सर पीरियोडिकल के हिसाब से, पीरियोडिकल के हिसाब से 1000 यूनिट्स। ठीक है सर, 1000 यूनिट्स मेरे पास में बचे हुए, मानते हो ना? ठीक है सर, मानते हैं। अब 1000 यूनिट कौन से बचे हुए हैं हमें पता करना, तो कैसे पता लगेगा सर? फीफो के हिसाब से, फीफो के हिसाब से पहले जो आए हैं वो पहले बिके होंगे, तो 1600 यूनिट गिनने शुरू कर दो, ये 900 गए होंगे, ये 400 गए होंगे, कितने हो गए सर? 900 और 400 1300, 1300 और 300, 1600 यहां तक हो जाते हैं, यानी कि बचा हुआ कितना रह गया होगा? ये दोनों रह गए होंगे 200। तो फीफो के हिसाब से मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं सर 200 यूनिट 60 वाले मेरे पास में बचे हुए हैं और 800 यूनिट्स 47 वाले मेरे पास में बचे हुए। ये मैं फटाफट से बोल देता हूं, ठीक है जी, ओके। अगर मैं लीफो की बात करता हूं तो अब मैं उल्टा चलूंगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। मैंने क्या बेच दिया होगा? मैंने ये 800 यूनिट्स बेच दिए होंगे, फिर 200 1000 हो गए, 300 1300 हो गए, और फिर यहां पे मेरे पास में 300 यहां से चले जाएंगे, तो यहां 100 और बच जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं सर? मेरे पास में 900 यूनिट तो बचे हुए हैं 50 वाले और 100 यूनिट बचे हुए हैं 55 वाले। अगर मैं लीफो और फीफो के हिसाब से करता हूं, इस तरीके से मैं पीरियोडिकल के हिसाब से पता करता हूं, ठीक है सर, ओके। लेकिन अगर मैं परपेचुअल के हिसाब से चलता हूं, परपेचुअल के रिकॉर्ड के हिसाब से चलता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर ट्रांजेक्शन का ना रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो चलो अब वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, कैसे वो टेबल बनाते हैं, आओ सीख लेते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है? कहता है जी आप बताइए हमें, कैसे बताइए? आप बताइए फीफो सिस्टम के हिसाब से, लीफो सिस्टम के हिसाब से, सिंपल और वेटेड एवरेज सबके हिसाब से बताइए, और ये किस सिस्टम के अंदर? ये आप परपेचुअल के अंदर बताएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो फाइंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन इफ कंप्यूटेड बाय पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। यानी कि ऊपर वो कौन सा पूछ रहा था? परपेचुअल सिस्टम पूछ रहा था इन चारों में। पीरियोडिकल के हिसाब से हमने दो तो निकाल दिए, दो और निकाल देंगे, ठीक है जी, दो और निकाल देंगे, ठीक है सर, पता कर लेते हैं। सर जी जनाब। सर ये फीफो और लीफो एक बार और बताना, आपने कैसे निकाला? फीफो और लीफो कैसे निकाला? हाँ, कैसे अभी फाइंड चार्ट करते हैं? समझ में आएगा, चार्ट बनाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। ये देखो, अभी समझ लो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूं इसका चार्ट, ठीक है। ये देखना जरा, सबसे पहले ना डेट्स के ऊपर ध्यान रखना। 4 दिसंबर थी, 900 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से। अब अगली डेट्स 10 दिसंबर है यहाँ पे, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, लेकिन उससे पहले हमारे से किसी ने 5 दिसंबर को 500 यूनिट्स मांग लिए। 5 दिसंबर को 500 यूनिट्स किसी ने मांग लिए, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? हम दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं, हमारे पास में स्टॉक अवेलेबल है सर 900 यूनिट्स का, तो हम 500 यूनिट्स क्यों नहीं दे सकते? ये बात कंफर्म है, ये बात समझ में आती है कि 500 यूनिट की डिमांड है और मेरे पास सप्लाई कितने की पड़ी है? 900 यूनिट्स की पड़ी है, तो मैं 500 यूनिट दे सकता हूं। हाँ सर ठीक है। चलो जी, अब मैं ना फीफो के हिसाब से कर रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 4 दिसंबर को हमने ना इस तरीके से बनाने हैं अपना जो टेबल बनाना है ना, इस तरीके से बनाना है। पहले लिखनी है सर डेट, फिर लिखने हैं पर्टिकुलर्स कि हमने क्या किया है, डेट और किस डेट पे क्या किया है, सेल किया है या परचेज किया है। फिर लिखनी है सर रिसीट्स, फिर लिखनी है इशू। रिसीट्स का मतलब यहां पे क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग।
क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर है ना, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमने किसी से सामान खरीदा थोड़ी है। तो हमने क्या लिखा सर, इसको हम परचेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो मैन्युफैक्चरिंग, और अगर ट्रेडर हूं तो ये मेरा परचेज होगा। तो रिसीट्स हैं, यानी कि ये इनकमिंग है मेरे पास में एक तरीके की, जो स्टॉक मेरे स्टोर में आया है, चाहे वो मैन्युफैक्चर होकर आया हो, चाहे वो परचेज होकर के आया। दूसरा ऑप्शन मैंने बना दिया कि मैंने इशू कितना किया। इशू का मतलब मैंने भेजा कितना है, बाहर कितना भेजा है, तो वो है इशू। बाहर गया होगा सर, सेल होने के लिए ही गया होगा ना। हाँ सर, सेल होने के लिए गया होगा। और अब बैलेंस, यानी कि रिमेनिंग कितना है मेरे पास। बैलेंस का मतलब रिमेनिंग, ठीक है। तो अब सोचो 4 दिसंबर को क्या हुआ था सर। 4 दिसंबर को परचेजेस हुई थी, एक्चुअली हुई थी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये आंसर के अंदर परचेजेस लिखा हुआ, ठीक है। तो परचेजेस लिख देते हैं, कोई बात, ठीक है जी। परचेजेस हो या मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे पास इनकमिंग हुई थी बेसिकली। तो हमने क्या किया, रिसीट के साइड पे, रिसिप्ट के साइड पे हमने लिख दिया कि हमने रिसीव किया था ये मटेरियल। स्टोर कीपर क्या बना रहा है, ये चार्ट बना रहा है। स्टोर कीपर क्या कहता है, मेरे मालिक ने मेरे को इतना सामान भेजा था, 900 यूनिट। कितने रुपए के हिसाब से था ये सामान, 50 रुपए के हिसाब से था इसकी कॉस्ट, यानी कि ये टोटल 45,000 का था। और उस दिन मैंने कोई सेल किया नहीं ना, उस दिन कोई और सामान आया, तो मैंने कहा कि इशू में मैंने लगा दिए डैश, इशू तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। स्टोर कीपर बता रहा है कि मेरे पास में 4 दिसंबर को रात को कितना बैलेंस था सर, 900 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से टोटल 45,000 रुपए का सामान था, ठीक है सर। अब स्टोर कीपर बताता है कि 5 दिसंबर को कोई मेरे पास में रिक्विजिशन नोट लेकर के आया कि हमें प्रोडक्शन करनी है, आप हमें मटेरियल दे दीजिए। तो मैंने ना इशू कर दिया मटेरियल। अब मैं परचेज के अंदर कुछ लिखूंगा क्या, नहीं सर, यहां पे तो सामान जा रहा है, तो रिसीट वाले को हमने डैश लगा दिया। अब गया कितना है सर, 500 यूनिट गया है। कौन सा वाला जाएगा, किस रेट के हिसाब से जाएगा सर, हमारे पास जो माल अवेलेबल था उसका रेट एक ही था, 50 रुपए। अभी और माल तो आए ही नहीं थे हमारे स्टोर के अंदर, तो सर 50 रुपए के हिसाब से ही मैंने इशू कर दिया 25,000 रुपए का सामान, ठीक है जी। अब सोच करके देखो, 900 यूनिट में से 500 यूनिट चले गए तो कितने बचे सर, 400 यूनिट। और रेट कितना है सर, 50 रुपए। 45,000 रुपए में से अगर 25,000 रुपए का सामान चला गया है तो कितने का रह गया सर, 20,000 रुपए का रह गया। या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 400 इंटू 50 20। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सर फीफो के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, क्या मेरे पास आया था, क्या मेरे पास गया है। और इस बेचारे स्टोर कीपर को ना हमेशा हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस शो करना पड़ता है कि इतना रह गया। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं, डाटा को देखते हैं। अब 4 और 5 की ट्रांजेक्शन हमने कर ली, आगे 10 तारीख। 10 तारीख को हमारे पास में 400 यूनिट आए और फिर 10 के बाद में कौन सी डेट है सर, 11 है। देख लो नीचे तो नहीं है कोई डेट, नहीं सर, नीचे 20 और 29 दी हुई है। 10 के बाद 11 है और 11 के बाद 19 है। 19 के बाद यहां पे लिखी हुई है सर 20, यानी कि 10 से लेकर के 19 तक मेरे पास में सामान स्टोर कीपर के पास में इनकमिंग हुई थी। कितने यूनिट की सर, 400 यूनिट की 55 रुपए के हिसाब से, 300 यूनिट की 55 रुपए के हिसाब से, और 200 यूनिट की 60 रुपए के हिसाब से। तो पहले इन तीनों की रिकॉर्डिंग करेंगे और उनका बैलेंस के ऊपर इफेक्ट देखेंगे, ठीक है सर, देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 10 दिसंबर की रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। 10 दिसंबर को क्या हुआ था सर, परचेजेस हुई थी, पर्टिकुलर्स के अंदर लिख दिया परचेजेस। ये रिसीट का कॉलम था, तो हमने क्या नाम है 400 की हमने रिसिप्ट, यानी कि स्टॉक बढ़ गया 55 रुपए के हिसाब से, 22,000 रुपए का सामान। अब देखो हमने कोई इशू तो नहीं किया ना, तो इशू के कॉलम में हमने लगा दिए डैश। अब बैलेंस क्या है, अब बैलेंस क्या है, तो बोला गया सर बैलेंस ये है कि पुराना बैलेंस था हमारा 400 इंटू 50 इंटू 20,000,
ये जो ऊपर से आया था, ये देखो ये रहा, लास्ट में दिया हुआ ना ये वाला, ये पुराना बैलेंस था हमारा। ये हमने आगे लिखा कि आज 10 दिसंबर को हमारे पास कितना, एक तो ये पुराने वाला स्टॉक है और एक ये नए वाला स्टॉक हमारे पास और आ गया, जिसका कि नया रेट है 400 यूनिट्स 55 के हिसाब से 22,000 रुपए का सामान। तो आज अगर मुझसे कोई पूछे 10 तारीख को, बोल स्टोर कीपर तेरे पास कितना सामान है, तो मैं उसको बता सकता हूं मेरे पास में ये दोनों स्टॉक अवेलेबल हैं, ये दोनों स्टॉक अवेलेबल हैं 10 तारीख को। ठीक है सर। अच्छा जी, अब 11 दिसंबर को और चीजें मेरे पास में स्टोर कीपर के पास में इनकमिंग के अंदर आ गई। कितनी चीजें? 300 यूनिट्स, कितने के हिसाब से? 55 रुपए के हिसाब से। कितने का माल? 16,500 रुपए का सामान। अब स्टोर कीपर क्या बताएगा? स्टोर कीपर बताएगा कि सर देखो 450 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए का सामान पुराना था, ये हमारे पास में पुराना था सारा का सारा सामान, ये दो ट्रांजैक्शन हमारी पुरानी थी, और ये वाली जो अब की बार आई है वो कितने हैं? 300 यूनिट 55 के हिसाब से 16,500 रुपए का सामान। यानी कि ये हमारे पास में 11 दिसंबर के बाद में अब हमारे पास 3 तरीके का सामान हो गया है, 3 तरीके का सामान हो गया है, ये स्टॉक है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी बच्चों, 19 तारीख को क्या हुआ? 19 दिसंबर को भी यही चीज हुई, परचेजेस की 200 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए का टोटल। अब हमने सेल के अंदर तो लगा देना डैश, और फिर से वही रिकॉर्डिंग करनी है पुराने सामान की, ये 3 ट्रांजैक्शंस, और आज नया और जुड़ गया। ठीक है जी, ये हो रहा है हमारे पास में। तो आज हमारे पास में 4 तरीके का सामान है, कोई अगर लेने आ जाए तो। ठीक है ना, ये है हमारे पास 19 दिसंबर। अब देखो 19 दिसंबर के बाद कौन सी डेट आ गई? 19 दिसंबर के बाद में डेट आ गई सर हमारे पास में 20 दिसंबर को कोई लेने वाला आ गया, कितने? 600 यूनिट आ गया। अब बताओ हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? सर हम फीफो फॉलो कर रहे हैं। बताओ 600 यूनिट्स कहां से दोगे? सर 600 यूनिट हमारे पास ये बैलेंस है, ये सारा बैलेंस है हमारे पास। सर 600 यूनिट देने के लिए ना हम पहले इसको उठा लेंगे, 400 यूनिट ये वाली दे देंगे और 200 यूनिट इसमें से दे देंगे। तो देखो मैंने इशू के अंदर लिख दिया 400 यूनिट 50 वाली 20,000 रुपए का सामान, और 200 यूनिट 55 रुपए वाली 11,000 रुपए का सामान। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास में बैलेंस कितना बचा हुआ है? ये वाला जो था 400 यूनिट्स, इसमें से 200 बचे हुए हैं, कितने? 55 वाले, ये भी बचे हुए हैं और ये भी बचे हुए हैं, ये तीनों बचे हुए हैं। तो उसको मैं कहां लिख दूंगा सर? उसको मैं बैलेंस में लिख दूंगा। तो मैंने बैलेंस में लिख दिया, मैंने बैलेंस में क्या लिख दिया? 200 यूनिट 55 वाले, 300 यूनिट 55 वाले, और 200 यूनिट 60 वाले, इतने का सामान मेरे पास में बचा हुआ। ठीक सर, वापस आ गए अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमने 20 दिसंबर की ट्रांजैक्शन कर दी। 20 के बाद में कौन सी डेट है? दोनों में चेक कर लो सर, 28 तारीख है और फिर 29 तारीख है। 28 तारीख को 800 यूनिट मैंने परचेज किए या फिर मैन्युफैक्चर किए 47 के हिसाब से, और 29 तारीख को मैंने इशू कर दिए 500 यूनिट। इन दोनों की रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया? परचेजेस लिखा और परचेजेस के कॉलम में 800 इंटू 47 37,600 लिख दिया। ठीक है ना, इतना लिख दिया। और अब मेरे पास में बैलेंस क्या हो गया? देखो वो पुराने वाले बैलेंस तो एज इट इज नीचे उतार दिए मैंने, 200 इंटू 55, 300 इंटू 55 और 200 इंटू 60, ये तो पुराना था। अब ये नया वाला है, 800 यूनिट और परचेज किए 47 के हिसाब से 37,600 का सामान, तो नया और ऐड हो गया। फिर मैंने इशू कर दिया, इशू के कॉलम में मैंने लिख दिया
सेल कर दिया मैंने। अब 200 यूनिट कहां से सेल करूं सर? जो सबसे पहले वाले हैं ना, क्योंकि आप फीफो सिस्टम फॉलो कर रहे हो, वो दे दो। वो दे दिए मैंने, ये देखो 200 यूनिट 55 रुपए वाले। हाँ सॉरी, गलत जगह मार्क लग गया। हाँ इस डेट पे तो 28, हाँ 200 यूनिट 55 रुपए वाले दे दिए मैंने, जो मेरे पास में अवेलेबल थे। 11,000 रुपए का सामान। अब बच गए कितने? ये तीनों बच गए मेरे पास में, 300, 200 और 800। मैंने कितने यूनिट देने थे, इशू करने थे? एक सेकंड, मैंने ऊपर शायद देखा नहीं ठीक से। कितने यूनिट इशू करने थे मैंने? 500 यूनिट इशू करने थे। हाँ तो 500 में से 200 तो ये दे दूंगा 55 वाले, और 300 ये दे दूंगा। तो ये मैंने इशू के अंदर दोनों लिख दिए। टोटल 500 यूनिट दे दिए मैंने। और अब बच गए कितने? 200 और 800 बच गए, ये दोनों बच गए। तो वो मेरे बैलेंस में लिखे हुए हैं अपने अपने रेट के साथ। अब अगर कोई मुझसे कहता है, कोई मुझसे पूछता है कि सर आपके पास में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सर 200 यूनिट 60 रुपए वाले और 800 यूनिट 47 रुपए वाले मेरे पास में बचे हुए हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है मेरी? इतनी है। और वो कितने की है फीफो के हिसाब से? 49,600 की है। 49,600 की है दोनों को मिलाकर। हाँ जी सर। अब इसी मेथड को हमारे को लीफो सिस्टम से करना है। लीफो सिस्टम मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जरा इसको यहीं पे देख लेना, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास में कौन सा स्टॉक था सर? 4 दिसंबर को था, और 5 दिसंबर को कोई हमसे लेने आया, तो जो लास्ट हमारे पास में आया वही हम पहले दे देंगे। तो हमारे पास एक ही टाइप का स्टॉक है हमारे पास में। हम बोलते हैं हमने परचेज किए हुए हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं मान रहे, 1 मिनट के लिए मैं परचेज ही बोल रहा हूँ इसको, और सेल बोल रहा हूँ। यहाँ पे इशू को मैं सेल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 900 यूनिट्स थे मेरे पास में। कितने रुपए के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से। अब क्या दूं मैं इसको? सर सेल कर देता हूं 500 यूनिट। कितने रुपए के हिसाब से? सर 50 रुपए के हिसाब से। मेरे पास में बैलेंस कितना बच जाएगा बताना? सर आपके पास में बैलेंस बच जाएगा 400 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से। ठीक है सर। अच्छा जी, ये मैंने अलग अलग डेट्स का डाटा इकट्ठा ही लिख दिया, मतलब ये इस तरीके से लिखेंगे। जिस दिन परचेज होगा उस दिन परचेज का बैलेंस आ जाएगा 900 इंटू 50, और जिस दिन फिर सेल हो रहा होगा परचेज के अंदर हटा दो 500 इंटू 50, फिर बैलेंस में कितना लिख दो सर? 400 इंटू 50, ऐसे। अब फिर अगली डेट आई, फिर अगली डेट आई। ठीक है, 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। 10 के बाद में सीधी यहाँ पे सेल में तो 20 है, तो 10, 11 दोनों को हमने उठा लिया, और 19 को भी उठा लिया। परचेज लिख दो। ठीक है सर, लिख देते हैं। 10 दिसंबर को हमने परचेज किया, कितना? 400 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से। सेल कुछ नहीं किया। अब मेरे पास में स्टॉक क्या है? ये मेरा पुराना स्टॉक है। पुराने स्टॉक को मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा 400 इंटू 50। और नया स्टॉक कितना है? नया स्टॉक ये है सर 400 इंटू 50। सर 55 है। 55 है? अच्छा जी, शुक्रिया बताने के लिए। 55 है, इसको भी यहां पे 55 कर देते हैं। 55 है। ठीक है, अब फिर 11 दिसंबर आई। 11 दिसंबर को मैंने और परचेज कर लिए, कितने? 300 यूनिट 55 रुपए के हिसाब से। तो 300 इंटू 55 मैंने परचेज के अंदर लिख दिया। सेल मैंने कुछ की नहीं। इस दिन पे मेरा बैलेंस क्या होगा? अब ये मेरी पुरानी ट्रांजेक्शन थी। ठीक है, अब इस दिन पे मेरा बैलेंस क्या होगा? इस दिन पे मेरा बैलेंस होगा सर, पुराने वाले बैलेंसेस लिख दूंगा पहले। 400 यूनिट 50 के हिसाब से पड़े हैं, 400 यूनिट 55 के हिसाब से पड़े हैं, और
300 यूनिट मैं और ले आया हूं, कितने के हिसाब से सर? 55 के हिसाब से। खत्म, ये वाली ट्रांजैक्शन भी खत्म। ठीक है जी। अगला क्या है? अगला भी मेरे पास में परचेज ही है। 19 दिसंबर को 19 दिसंबर को मैंने 200 यूनिट और परचेज कर लिए 60 रुपए के हिसाब से, सेल कुछ किया नहीं। अब बैलेंस बताओ जी। बैलेंस अब वो पुराने वाले बैलेंस लिख दिए, 400 इंटू 50, 400 इंटू 55 और 300 इंटू 55 और नया क्या आया अभी अभी ताजा ताजा सर? 200 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी, ये है हमारे पास में। अब सर हमारे पास में डेट आ जाती है कोई दूसरी। कौन सी वाली डेट आ जाती है? सेल की आ जाती है। 20 दिसंबर आया था, 600 यूनिट मांग रहा है कस्टमर। क्या मांग रहा है? 600 यूनिट मांग रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आओ जी आओ, देंगे आपको 600 यूनिट। तो मैंने क्या किया, मैंने सेल के अंदर लिखा। अब 600 यूनिट कहां से दे दूं सर? मैं क्या चला रहा हूं? मैं फीफो नहीं चला रहा, मैं तो अब की बारी लीफो चला रहा हूं। तो कहां से दे दूं सर? ये दे दो 200, ये दे दो 300 और इसमें से 100 यूनिट इसमें से दे दूं 400 में से। तो ठीक है, मैं यहां पे सेल के अंदर लिख देता हूं, मैंने 200 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से रिलीज कर दिए, 300 यूनिट 55 रुपए वाले रिलीज कर दिए और फिर उसके बाद में कितने देने थे? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट मैंने रिलीज कर दिए 55 के हिसाब से। अब मुझसे पूछा जा रहा है बताओ जी आपके पास बैलेंस कितना बच गया? तो बैलेंस बच गया सर मेरे पास में, उसी सीक्वेंस में लिखूंगा 400 इंटू 50 और साथ में 300 इंटू 55। 300 कैसे बच गए सर? 400 में से 100 गए तो 300 बचते हैं ना। बोलो जी, ये बात है हमारे पास। इस तरीके से हमने टेबल बना लेना है और उसके बाद में फिर एक और परचेज है और एक और सेल है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये जो हमने किया ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे टेबल बना लेना है हमने। अब की बारी क्या करना है, अब जो लास्ट चल रहा है ना उसको पहले दे देना है। जो हमारे पास लास्ट वाला बचा हुआ है ना उसको पहले दे देना। ठीक है जी। 20 दिसंबर को जब हम स्टॉक देंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है हमारा लीफो। अब लीफो के अंदर एक बात बताओ, स्टॉक कौन सा बच जाएगा? 1000 यूनिट बचेंगे, है ना? 1000 यूनिट बचेंगे और वो 1000 यूनिट कौन से होंगे सर? जो सबसे पहले आए हुए होंगे ना वही बचेंगे, है ना? वही बचेंगे हमारे पास में, लेकिन डेट्स के हिसाब से, डेट्स के हिसाब से। तो हमारे पास में 1000 यूनिट क्या बचे हैं? आप अगर ये टेबल पूरा बना लेंगे तो आपके पास में 1000 यूनिट्स में से 200 यूनिट तो 60 रुपए वाले और 800 यूनिट 47 रुपए के हिसाब से, नहीं ये तो फीफो का था, एक सेकेंड, लीफो के हिसाब से, लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। अगर आप ये सारी टेबल बना लेंगे तो आपके पास में इस तरीके से सामान बचेगा। 400 यूनिट तो 50 रुपए वाले, 300 यूनिट 55 रुपए के हिसाब से और 300 यूनिट 47 रुपए के हिसाब से हमारे पास में बच जाएगा। ये होगा लीफो के अंदर, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। टेबल बिल्कुल वैसे ही है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान सिर्फ इतना रखना है सर कि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में जो आया है उसको अब इशू कर दीजिए। और फीफो में क्या होता है? शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा सर, सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? ये सबसे सिंपल है, बहुत ही आसान। सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं सर? हम ना जितनी भी हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज होती है ना उसका एक एवरेज बना लेते हैं, उसका एक एवरेज बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने एवरेज बना लिया, हमने 50, 55, 55, 60 और 47 और कितने नंबर है ये सर? 5 है। डिवाइड कर दिया 5 से तो ये सिंपल एवरेज आ। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ होगा सर? 1000 यूनिट के हिसाब से इतने को मल्टीप्लाई कर दिया 53.40 से, तो हमारे पास इतने का स्टॉक है
किसके हिसाब से? सिंपल एवरेज कॉस्ट के हिसाब से, सिंपल एवरेज कॉस्ट के हिसाब से। ये सबसे आसान है। 1000 यूनिट बचे हुए हैं, ये हमारे को हमने पहले ही देख लिया था क्वेश्चन के शुरू में, ठीक है। 2600 माइनस 1600 करके 1000 बचे हुए हैं और उसका एवरेज रेट हमने लगा दिया। अच्छा, एक होता है सर हमारे पास में वेटेड एवरेज मेथड, ये थोड़ा सा हमारे पास में अच्छा है, ये थोड़ा हमारे पास में अच्छा है, इसको ध्यान से देखना और बहुत मजा आएगा इसके अंदर। अब तो हमारे को क्वेश्चन याद हो गया, क्वेश्चन याद हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मैंने ना परचेज किया 900 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से 45,000 का सामान, तो मैंने एज इट इज बैलेंस में लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने इशू किया, कहां से इशू करूंगा सर? इसी में से इशू करूंगा। 500 यूनिट इशू कर दिए, कितने रुपए के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से। 25,000 का सामान बचेगा कहां सर? इन 900 में से ही बचेगा। 900 में से 500 गए, 400 बच गए। 50 रुपीज के हिसाब से 20,000 का सामान मल्टीप्लाई करके निकाल। अब क्या हुआ? अब ना एक परचेज हुई हमारे पास, कितने यूनिट की परचेज हुई? 400 यूनिट की, 55 रुपए के हिसाब से 22,000 रुपए का सामान। अब हमें ना एक नया रेट कोट करना है, यानी कि ना मैं ना तंग आ गया हूं ये लीफो फीफो से। मैं अपना स्टोर कीपर हूं, मैं स्टोर कीपर हूं और मैं ना परेशान हो गया हूं लीफो फीफो करते हुए। मैंने कहा यार इतना गंदा सा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, बहुत दुखी हो गया हूं। तो मैं ना एक कैलकुलेशन कर लेता हूं। मैं क्या कैलकुलेशन कर लेता हूं? मैंने कहा कि भाई मेरे पास में कितना सामान पड़ा हुआ था 5 दिसंबर के बाद। ध्यान से देखना इसको, 5 दिसंबर के बाद में मेरे पास में कितना सामान बचा हुआ था। 5 दिसंबर के बाद में मेरे पास में 400 यूनिट बचे हुए थे और अभी अभी मैंने 400 यूनिट और परचेज कर ली। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए मेरे पास में? टोटल यूनिट्स लिखेंगे इसको, टोटल यूनिट्स ऑन 10 दिसंबर सर मेरे पास में है 800, है ना? हाँ सर। और टोटल अमाउंट कितना है ऑन 10 दिसंबर? सर वो है, पुराना स्टॉक हमारा बचा था 20, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। पुराना बैलेंस हमारा बचा था 400 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से, यानी कि 20,000 रुपए का सामान। तो हम लिख देते हैं यहां पे 20,000 रुपए का सामान। और प्लस नया कितने का है टोटल? सर वो 22,000 रुपए का है, जो हमने ये निकाला है मल्टीप्लाई करके। अब मैं यहां पे ना पर यूनिट कॉस्ट निकालने जा रहा हूं। पर यूनिट कॉस्ट सर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 42,000 दिखाई दे रहा है ना। डिवाइड किया मैंने टोटल यूनिट से 800 से, यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो 42,000 रुपए को अगर मैं 800 यूनिट से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में एक नया एवरेज रेट आ जाता है, कितने का? 52.50। 52.50, यानी कि अब मेरे को लीफो फीफो के हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या देख रहा हूं? मैंने कहा यार भाड़ में गया लीफो फीफो, छोड़ो उसको, कि इतने यूनिट्स इस रेट के हिसाब से इशू कर दो, इतने यूनिट इस रेट के हिसाब से इशू कर दो। ये सिस्टम ही खत्म कर दिया मैंने क्या किया? मैंने सिंपल सी एक बात की, मैंने कहा सर वो वाले रेट का और इस वाले रेट का मैंने एवरेज बिठा दिया। एवरेज कितना आ गया? 52.50। तो आज मेरे से अगर कोई मांगने आएगा ना तो मैं उसको यूनिट्स दे दूंगा। लेट से आज ही 10 तारीख को ही कोई मेरे से मांगने आ जाए कि सर 100 यूनिट देना, तो मैं उसको 100 यूनिट पुराने स्टॉक और नए स्टॉक को नहीं देखूंगा। मैंने ना मिक्स कर दिया, सब सामान मिक्स कर दिया और एक रेट कोट कर दिया 52.50। तो मैं उसमें से मिक्सिंग में से निकालूंगा स्टॉक और किस रेट पे दूंगा उसको, यानी कि मैं रिकॉर्ड करूंगा। सेल नहीं कर रहा हूं यहाँ पे उसको, मैं स्टोर कीपर हूं। मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर को क्या कहूंगा?
कि सर मैंने आपको स्टॉक इशू कर दिया 100 यूनिट, मान लो, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, 10 तारीख को अगर मेरे से स्टोर कीपर से कोई मांगेगा तो मैं क्या कहूंगा, सर 100 यूनिट लो, और ये नए पुराने रेट कोई नहीं है, अब एवरेज रेट है 52.50, इसके हिसाब से मैं आपको इशू कर रहा हूं। तो नया रेट हमारे पास में आ गया। ठीक सर, अब सोच करके देखो हमारे पास में बैलेंस में क्या है सर, 800 यूनिट है 5250 के हिसाब से, यानी कि 4200 रुपए का सामान है हमारे पास। फिर से परचेज किया तो फिर से रेट चेंज होगा। हाँ सर, फिर से रेट चेंज होगा। 300 यूनिट 55 रुपए के हिसाब से 16,500 रुपए का सामान। पुराना सामान कितना था सर, 42,000। 42,000 में ऐड करो 16,500, ऐड करके टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब यूनिट्स कितनी थी पुरानी सर, 800। नई यूनिट्स कितनी है सर, 300। कितनी हो गई सर, 1100। तो टोटल अमाउंट से टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 1100 यूनिट्स को मैंने डिवाइड किया तो एक नया रेट मेरे पास में आ गया, कितना, 53.18। 53.18। नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं मेरे पास में सर, अब 1100 यूनिट हो गए हैं। 800 पुराने थे, 300 नए, 1100 यूनिट, नया रेट आपके सामने आ गया और इतने रुपए का सामान हो गया। ठीक है सर, फिर से मैंने परचेज किए 200 यूनिट 60 के हिसाब से, 12,000 रुपए का सामान। अब पुराने यूनिट्स कितने थे मेरे पास में सर, 1100। नए यूनिट्स कितने हैं सर, 200। कितने हो गए सर, 1300। पुरानी कॉस्ट कितनी थी सर, 58,500। नई कॉस्ट कितनी है सर, 12,000। तो 58,500 प्लस 12,000 को डिवाइड कर दो आप 1300 यूनिट से। तो हमने डिवाइड किया, एक नया रेट निकल करके आया 54.23। आज हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, 1300 यूनिट है, 54.23 के हिसाब से, यानी कि 70,500 रुपए का सामान है मेरे पास। सर सामान ही सामान इकट्ठा करते जा रहे हो, सेल तो कर नहीं रहे। अब आ गई जी सेल। अब मेरे पास कोई आया, कहता 600 यूनिट्स दे दो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ले लो। अब मैं ना ये नहीं सोच रहा, मजा कब आता है मेरे को, जब मैं सेल करने के लिए देता हूं या फिर मैं इशू करता हूं। तो मैंने कहा ले जाओ जी, ये 1300 में से ये 600 मैंने दे दिए, 600 दे दिए। किस रेट के हिसाब से सर, इस रेट के हिसाब से दे दूंगा। देखो दे दिए, इतने का सामान दे दिया। अब बैलेंस कितना बच गया, 1300 में से 600 गए तो 700, और रेट वही है जी पुराना वाला, क्योंकि कोई परचेज होगी तो ही तो रेट फ्लक्चुएट करेगा ना, सेल होगी तो वही रेट चलता जाएगा। इसी तरीके से हम ना रेट चेंज कर देते हैं हर परचेज पे। तो हमारे पास में लास्ट में क्या रेट है, 50.37 लास्ट रेट जो है हमारे पास, और हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बचे हुए हैं, 1000। तो 50.37 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इतने का हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 50,377 रुपीज। ठीक है जी, ये हमारे पास में वेटेड एवरेज था। तो हमने लीफो फीफो और क्या नाम है, लीफो देख लिया, फीफो देख लिया, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज सब देख लिया, और पीरियोडिकल तो मैंने शुरुआत में तुम्हारे को बता ही दिया। ठीक है, पीरियोडिकल का भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने पहले सॉल्व किया था कि फीफो और लीफो के हिसाब से क्या क्या बच जाएगा। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास में रिटेल मेथड, और उसके बाद में हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है। ठीक है बच्चों।